कुछ डॉक्टर साहब आप बता सकेंगे कि कल की जो पीटीआई की जेयूआई के साथ मुलाकात हुई है उसमें उसका हासिल क्या है, अब क्या मुतालबात रखे गए हैं जेयूआई की तरफ से बाकायदा तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, जो मुझे समझ आती है अभी उसका कोई सच बाहर नहीं आया, फैसले बाहर नहीं आए, तो आपको ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते। लेकिन जो जनरली जो समझ आ रही है वो ये है कि जो अब ये समझ ले तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के ऊपर है, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को थ्रैश आउट किया जा रहा है। ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जेयूआई के दोनों की तरफ से, देखिए दोनों तरफ से हैं। अच्छा। दोनों तरफ, एक तो हम लोग ना तो मतलब हम अगर कोई ये कहता है कि हम लोगों ने मौलाना साहब को मतलब उनके बारे में बुरी बातें की, तो उन्होंने भी कोई हमारे बारे में कोई शीर वगैरह इस तरह की बातें नहीं की, उन्होंने भी ठीक ठाक सुनाई है। इसी तरीके से अगर उन लोगों ने केपी के अंदर 5 हलकों के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनमें से एक में वो सेकंड आए और 4 में वो थर्ड एंड फोर्थ आए हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने कोई ख्याल में 10-15 किए हुए हैं और उसमें हमारे ज़्यादातर हमारे सेकंड आए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है। ये आ जाती है तहफ़्फ़ुज़ात की बातें, आपने कुछ गिव एंड कुछ टेक करके कुछ डिस्कशंस करनी होती है। और वो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे प्रॉब्ली जो मूड ओवरऑल था, वो मेन फोकस जो है ना वो 2 चीज़ों पर है। वो है पाकिस्तान के अंदर जो मेन इशू है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ना होने का है। वो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने का है कि हम इस एक पॉइंट एजेंडा में इकट्ठे आएंगे और आगे चलेंगे। और मगर इस पर तो इत्तफाक है ना, इख्तलाफ का नुक्ता क्या है? और पीटीआई के आपने कहा तहफ़्फ़ुज़ात है, पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? मेरे ख्याल में इख्तलाफात जो होते ना, अगर आप उसको देखा जाए, वो इख्तलाफात हमेशा अगर ज़्यादातर देखा जाए तो वो छोटी छोटी बातें निकल आएंगी। कोई सीट की बात निकल आएगी, कोई इधर की हो जाएगी, उधर की हो जाएगी। ओवरऑल जब अगर आप अपने इख्तलाफात को देखें और आप इस फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को देखें, तो जब फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को आप कर लेंगे ना, तो हमारे जो इख्तलाफात है वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएंगे। क्यों? हमारे इख्तलाफात सीटों पर ही होंगे ना ज़्यादातर जो हैं, बाकी एक दूसरे को बुरा भला कहना उसको आप इग्नोर कर जाए, तो सीटों पर होंगे, वो ऑटोमेटिकली इससे एड्रेस हो जाएंगे। सो हमारा मेन एजेंडा है कि हम लोग फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को इंश्योर करा लें। जब वो इंश्योर करा लेंगे तो 90-95% जो हमारा और उनका या हमारा और किसी का भी या हमारा और इस हुकूमत का या जिस हुकूमत का हमारे साथ है, वो सारे मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। यानी आप क्या कह रहे हैं कि कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, हल हो जाएगा। अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। चलें सर, ये तो खैबर पख्तूनख्वा भी चाहेगी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाए। आपकी क्या रिजर्वेशन है इस पे? सीसीआई का इजलास क्यों नहीं हो रहा? और सिर्फ एक ये नहरों का इशू नहीं, और भी कई ऐसे इशूज हैं जो सीसीआई पर आते हैं। देखिए, आज आप अगर पीटीआई के खिलाफ कोई चीज़ होनी है, आप सीसीआई बुलाए, एकदम आके बैठ जाएगी। मई में अचानक आके बैठ गई थी, और वो भी तब कि जब 2 सूबों के अंदर उनके इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं थे। आके बैठ गई थी कि हाँ जी, सेंसस के लिए दोबारा से वो कर लो, इलेक्शन कमीशन को कह दिया था। हालांकि इन्हीं के ही सेनेटर हैं ताज हैदर साहब, उनका खुद ये कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनकी बैठक हुई थी और उस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन हुआ था और उसके ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ है, लेकिन उनको करना था। जो मसले हैं उसके लिए ये कभी नहीं बुलाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे सुनने में आई है, जैसे अभी एहतशाम साहब भी कह रहे थे कि जरदारी साहब ने तो एक मीटिंग में जिसको वो चेयर कर रहे थे उसमें तो उन्होंने एग्री किया है। अब अगर वो दोबारा ये आके जो स्पीच उन्होंने किया उसमें उन्होंने इशू उठाया, उस इशू के अपनी जगह पे बात चीज़ें एग्री करने वाली भी बनती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मैं उसके मेरिट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे वो विकी लीक्स वाली बात याद आ गई है कि यार हम यहाँ पे शोर मचाते जाएंगे, तुम अपना काम करते जाओ। हाँ, ये बात है कि एहतशाम साहब ने 1-2 बातें की थी, मैं उसके वो कर लूँगा। देखिए, एहतशाम साहब को ज़रा थोड़ी सी फिक्र थी कि पीटीआई के साथ ये हो रहा है। जो जेयूआई के जो मुझे समझ आ रही थी और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जेयूआई का जो मेन प्रॉब्लम है, जो जिसकी वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़े, वो ये है कि उनका जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ जो अभी रीसेंट जो उनका हुआ है ना, उन्होंने कहा इन्होंने आया और हमें यूज करके अपना मतलब निकाल के चले गए। तो वो ये कह रहे थे कि भाई आप अपना मतलब निकाल के आप उनके साथ, मतलब वैसी एक बात है कि ये तो नहीं है कि आप जाके एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर लोगे। मैंने कहा कि मुझे भी यही डर है कि हमारे साथ बातचीत करके आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ न डर लो। मतलब
बैकग्राउंड आपका भी कोई इतना अच्छा नहीं है, कोई हमारा भी शायद बहुत अच्छा ना हो, तो उस लिहाज से तो दोनों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आ सकते हैं। उठाया गया है क्या? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये जनरल बता रहा हूँ, ये उनकी ये एहतिशाम साहब की बात कर लो। बाज़ लोगों ने JUI की तरफ से किया है। रही बात जो वो बात कर रहे हैं कि जी जो असल तो JUI के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो KP के देखिए, अब अगर आप वो कहते हैं ना एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रियलिटी क्या है। वैसे तो कहने को सब कुछ हो सकता है ना कि जी उनकी हुकूमत बन जाती है, अगर PTI की धांधली ना होती तो हुकूमत बन जाती। 115 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, उसके ऊपर जो टोटल KP के अंदर जो हुआ है 8 नेशनल के ऊपर एतराज़ात हुए, ठीक है, सॉरी 4 के ऊपर, और उसके अलावा बाकी जो है 20 के ऊपर जो है ना ये उसमें हुए हैं। JUI ने 4 नेशनल पे किए और 20 उसने प्रोविंशियल के। उस 20 में से 9 जो हैं वो बलूचिस्तान के ऊपर किए हैं, 20 में से 9 6 सिंध के किए हैं और KP में 5 किए हैं। 5 सूबाई असेंबली के 5 किए। PTI ने KP में कितने किए? 13 किए हैं। तो आप कह रहे हैं कि मौलाना से ज्यादा एतराज तो PTI को है। ठीक है, इसका एक मिनट है एहतिशाम साहब, प्लीज अलाउ मी। एहतिशाम साहब प्लीज अलाउ मी, लेट मी फिनिश एंड देन यू कैन हैव योर वर्ड। ठीक है, देखिए मेरा ये अपनी जगह पर है एतराजात उनके, तो हमारे भी एतराजात हर एक के हर जगह पे है, लेकिन जिन जगह पे जो पिटीशन दायर किए मैं तो उस पिटीशन के बेस पे कर रहा हूं, और ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये फाफर ने फिगर्स दिए हुए हैं, तो आप जाके पढ़ भी लें उनको कि क्या चीज है। लेकिन आखिर चीजें ये कर ले। अच्छा, नंबर 2 किसके पास जाएगी? देखिए उसमें शायद खाकान अब्बासी भी हैं, उसमें अचकज़ई साहब भी है, उसमें मौलाना साहब भी, उनमें हमारी जमात भी है। किनके पास जाती है दैट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। डिसीजन ये है कि हमने क्या करना है। अब एक छोटा सा कमेंट कर लूंगा, जो पानी का मसला है। देखिए पानी का मसला ये याद रखें, ये आगे बहुत सीरियस होगा। सिंध के दो बहुत बड़े जो एतराज़ात है और सही एतराज़ात है, एक वो कहते हैं कि अगर आपने कम से कम 8 MAF पानी समंदर में नहीं छोड़ा तो वहां से वापस आना शुरू हो जाता है। देखिए उसका इलाज है आप डाइक बना लें जी, हॉलैंड की तरह डाइक बना लें, आपके इरोजन नहीं होगी। समझ आ गई? अच्छा, दूसरा, वहां से पानी की कमी है, लेकिन बाज़ जगहों पे बाज़ सीजन में पानी ज्यादा भी आ जाता है। अब उस पानी को आपने मैनेज करना है। पाकिस्तान के पास जो टोटल अवेलेबल पानी है वो 145 MAF है, उसमें जो हम यूज करते हैं 102 से 105 करते हैं, और उससे जो हमें सैराब करना चाहिए वो 80 मिलियन एकड़ रकबा है, लेकिन हम कितना करते हैं? 40 मिलियन। इसका मतलब यह है कि हम 50% यूज करते हैं। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम इजिप्ट के साथ। इजिप्ट के पास 39 या 40 कर लो, 40 MAF पानी आता है, और वो उससे कितना सैराब करते हैं? 80 मिलियन एकड़ रकबे को करते। सो दैट मींस वो हमसे 1/3 हमारा मैनेजमेंट गलत है, हमारी चीजें गलत है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए यही चीज, ये जो आप जहां से निकाल के ला रहे हैं, नहरें लेकर आना चाह रहे हैं, इस नहरों को अगर आप पानी को कहीं स्टोर कर सके, वो पानी जो सैलाब का पानी है, 30 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है ना वो सैलाब का था, वो जाया होता है। अगर हम उसको मैनेज कर ले, तो ये आपके ईस्टर्न रिवर और ये हाकड़ा जो कि चोलिस्तान में जाता है, आप उसको कर सकते हैं विदाउट एनीवन लूजिंग एनी शेयर। सही है।